नमस्कार, बंसल न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी आपको देते हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से भोपाल से डॉक्टर रोहित जोशी, जो कि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है, और साथ में मौजूद हैं अनिमा गोयल जी, जो कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट भी हैं। आप दोनों का आयुष्मान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और चलिए बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आयुष्मान में आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म यानी बच्चों में होने वाली वो मनोदशा विकार जो दुनिया भर में लोगों को अभी फिलहाल जागरूक भी कर रही है। और 2 अप्रैल को यानी आज के दिन देखिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। आज के समय में अगर आप देखें तो ये समस्या बच्चों में आम हो चुकी है, बिल्कुल आम हो चुकी है। आप फिल्मों में भी देखते हैं ऑटिज्म के कई ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आखिर इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और कैसे इसका उपचार किया जा सकता है और किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है अगर आपके बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हैं, इसी बारे में आज चर्चा होगी। हम डॉक्टर से सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रोहित, आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये ऑटिज्म होता क्या है, पहले ये समझाइएगा। जी, ऑटिज्म जो है, इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये एक तरीके का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें 3 प्रमुख फीचर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले स्पीच रिग्रेशन या स्पीच डिले देखा गया है, और दूसरा बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, और तीसरा सोशल इश्यूज होते हैं। तो स्पीच में जनरली जो हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं पेरेंट्स, वो यही कहते हैं कि हमारा बच्चा पहले तो कुछ शब्द बोलने लग गया था, पर अब वो शब्द उसके अपनी वोकैबुलरी से चले गए हैं, वो नहीं बोल पा रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, उसके आई कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, उसका बिहेवियर कुछ एक अलग हो गया है। वो जो उस उम्र के जो बच्चे होते हैं उस उम्र के बच्चों के हिसाब से उसका बिहेवियर हमें देख नहीं पा रहे हैं हम। और जो सोशली जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है उस उम्र के बच्चों का, वो भी चला गया है। और कुछ स्पेशल फीचर्स आने लग जाते हैं बच्चों में जो इस कंडीशन को डिफाइन करते, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, तो कुछ अनोखे यहाँ पे कंडीशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो जो बच्चा होता है 2 से 3 साल का, कुछ इस तरीके की बच्चों की हरकतें भी होती है, मासूमियत भी या फिर से कह लीजिए, तो समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो डॉक्टर अनिमा गोयल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऑटिज्म के लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसे और जो भी बच्चों की हरकतें हो सकती है उनसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और ये कब से खासतौर पर नज़र आने लगते हैं? बिल्कुल, हाँ। सो जैसा कि सर ने बताया कि मेजर 3 फीचर्स देखने को मिलते हैं। कम्युनिकेशन में डिले हो जाना, या फिर सोशल इंटरेक्शन करने में दिक्कत होना, और या फिर कुछ और बिहेवियर इश्यूज देखने को मिलते हैं। सो ये 3 कैटेगरीज में सिम्टम्स या लक्षण हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि कब हम इसे पहचान सकते हैं, तो हम इसे बहुत ही जल्दी से जल्दी अराउंड 6 to 7 मंथ्स की उम्र में ही हम कुछ फीचर्स बच्चों में देखने लगते हैं, जैसे कि स्माइल ना करना या खेल में रुचि कम रखना, और फिर जब पेरेंट्स उनसे बात कर रहे हैं तो रिप्लाई ना देना। सो ये सब हम अर्ली चाइल्डहुड में देखने लगते हैं। अगर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो हम बच्चों के अंदर प्ले बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट देखते हैं, जैसे कि चीज़ों को लाइन में जमाना या फिर रिपीटेटिव प्ले करना, एक ही चीज़ को बार बार दोहराना। इसके अलावा फ्रेंडशिप करने में या फिर रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी होना, पॉइंटिंग करने में डिफ़िकल्टी होना, या फिर अपनी बातों को एक्सप्रेस ना कर पाना, यह सब चीज़ें हम देखते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ ये भी कहना चाहूँगी, बच्चे इको ले लिया करते हैं, जैसा आपने बोला उसी को ही वापस से रिपीट करते हैं। सो ये कुछ मेजर चीज़ें हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो फ्रेंडशिप करना, या फिर इसके अलावा रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में उसे डिफ़िकल्टी होती है। चीज़ दूसरों के इमोशंस समझने में या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में भी बच्चा कठिनाई महसूस कर सकता है। ठीक है डॉक्टर अनिमा जी। डॉक्टर रोहित, अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आखिरकार ये ऑटिज्म के कारण क्या होते हैं और कितने प्रकार के ऑटिज्म जो है वो बच्चों में देखे जा सकते हैं? क्या अलग अलग, क्योंकि देखते हैं हम लक्षण अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से कितने प्रकार ऑटिज्म के होते हैं बच्चों में?
जी हाँ, इसके पीछे काफ़ी शोध हुआ है एक्चुअली ऑटिज़म के पीछे उनके कारण ढूंढने के लिए, और कोई डेफिनेट आंसर अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं मिला है। पर अगर ज़्यादा जो शोध में अभी तक जो निकला है उसमें अगर हम देखें तो ब्रॉडली 3 या 4 कैटेगरीज अपन डिफाइन कर सकते हैं जिस कारण से बच्चों में ऑटिज़म या ऑटिज़म के लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो मेरे अनुभव के हिसाब से, वो जो शोध के हिसाब से इन्वायरमेंटल फैक्टर जो रहते हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमने जो आजकल जो मेजॉरिटी केसेस ऑफ ऑटिज़म जो हम देख रहे हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होता है। उसमें क्या फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, फैमिली में क्या चल रहा है, फैमिली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उसका जो प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। खासकर जो बच्चे 1-1.5 साल से होते हैं, जब उनको के होते हैं, उस समय जो उनको सोशल बैकअप मिलता है, जो उनको बिहेवियर डेवलपमेंट का अवसर मिलते हैं, उस समय अगर कुछ पारिवारिक परिस्थितियां या एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो इनके जो बिहेवियर इश्यूज, स्पीच और सोशल इश्यूज पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये एक प्रमुख कारण होता है। उसके अलावा कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं, अनुवांशिक कारण जिसे कहते हैं। बिल्कुल सर, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी अगला, क्या ये अनुवांशिक रूप से भी हो सकता है? अगर माता पिता में किसी को ऑटिज्म की बीमारी रही है तो क्या ये बच्चों में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती, क्योंकि जीन जो एक ऐसी चीज़ है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार में चलती है। और वो किसी, और अक्सर ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि मेरे से पेरेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि ये जेनेटिक कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे परिवार में तो किसी को है नहीं। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। पर होता ये है कि कुछ जीन्स जो होते हैं अपने, वो जनरेशन टू जनरेशन एक तरह से साइलेंट रहते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं। पर किसी जनरेशन में आके वो जीन्स एक्सप्रेस हो जाते हैं, और फिर उसी के कारण बच्चों के हाव भाव और उनके जो एक्सप्रेशन है, उनकी लैंग्वेज स्किल्स हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है, और फिर अल्टीमेटली वो ऑटिज्म का रूप लेते हैं। ठीक है डॉक्टर रोहित जी, अगला सवाल डॉक्टर अनिमा गोयल आपसे है कि अगर बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण नज़र भी आ रहे हैं तो इसका डायग्नोसिस आखिर कैसे किया जाता है? ऑटिज्म के डायग्नोसिस के लिए एक पूरी टीम अप्रोच का यूज़ करा जाता है। उस टीम के अंदर पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ये पूरी टीम मिलकर बच्चे की डायग्नोसिस करती है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करी जाए कि वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले बच्चे की एक थरो हिस्ट्री ली जाती है, जिसमें जन्म के दौरान बर्थ हिस्ट्री क्या रही है, या फिर कोई और मेडिकल कंडीशंस तो एसोसिएटेड बच्चे को नहीं है। बच्चे का थरो फिज़िकल एग्जामिनेशन करा जाता है, बच्चे का प्ले बिहेवियर ऑब्ज़र्व करा जाता है, और बच्चा कैसे इंटरैक्ट कर रहा है ये सब ऑब्ज़र्व करते हैं। इसके साथ साथ हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट को भी यूज़ करते हैं, और पेरेंट्स को इंटरव्यू करके या क्वेश्चंस करके हम पता लगाते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं। और उसके डायग्नोसिस के बाद हमें बच्चे की क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या क्या वीकनेसेस है, उसका पता लग जाता है, और इसी के बेसिस पे हमारे स्पीच थेरेपी के गोल्स सेट होते हैं। ठीक है डॉक्टर रोहित, अगला सवाल आपसे ये है कि क्योंकि कोविड-19 का दौर हमने देखा, इस महामारी के समय में ज़्यादातर जो बच्चे थे घरों में ज़्यादा नहीं हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो क्या ये भी हो सकता है कारण कि बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव होना बच्चों में कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में बदलाव लाता है? क्या ये ऑटिज्म को बढ़ाने का काम कर सकता है? हाँ, कोविड एक बहुत ही असाधारण समय था हमारे जीवन में। उस समय जो परिवार के साथ हुआ, वो सब अपने रूप में, अब सब ने कुछ परिस्थितियाँ कुछ बदली, वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि उस समय एक बहुत ही असाधारण परिस्थिति होती थी, जबकि सब आइसोलेटेड रहते थे, आपस में मिलना जुलना नहीं हो पाता था, बच्चे बाहर खेल नहीं पाते थे, और उनका स्कूल भी बंद हो गया था। तो ये सब जो सोशल इंटरेक्शन की जो जगह होती थी, वो एक तरह से सब खत्म सी हो गई थी। तो उस समय बच्चों में क्या एक जो आदत बन गई थी, वो इंक्रीज स्क्रीन टाइम की, मतलब चाहे वो मोबाइल हो या टीवी हो। तो इस कारण से बच्चों में जो एक सोशल डेवलपमेंट का जो पीरियड था, वो टीवी और मोबाइल के रूप में उत्पन्न हुआ, और उस कारण से बच्चों का जो व्यवहार और स्पीच में बहुत फ़र्क पड़ा।
हम ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं जो अब उस समय पैदा हुए और अब जाके 3 या 4 साल के हो गए हैं, वो कार्टून का जो कैरेक्टर है उसको इमिटेट करते हैं, उसी तरह से बोलते हैं। उनकी लैंग्वेज भी कुछ ऐसी, कुछ तो ऐसा बोलते हैं जैसे उनका एक अमेरिकन एक्सेंट हो गया हो, मतलब वो ऐसा लगता है कि वो भारत में पैदा ही नहीं हुए। तो वो बच्चों में एक अलग सा एक विशेष चीज़ें हमें देखने को मिली, क्योंकि उस समय उनके साथ खेलने के लिए कोई नहीं था, और जो खेलने के लिए थे वो थे टीवी और कार्टून के कैरेक्टर्स। तो उन्होंने उनमें अपनी ज़िंदगी देखी और उसी हिसाब से उनने अपने आप को ढाल लिया, और उसी कारण से उनका जो सोशल इंटरेक्शन होता था और जो वो आपस में लोगों से मिलते जुलते थे वो ख़त्म हो गया। वही इसी कारण से वो आज जो सामने हम देख रहे हैं वो ये एक उसका नतीजा है, नतीजा हो सकता है सर। लेकिन कारण में क्या ये भी समझा जाए कि पारिवारिक जो एक परिवेश होता है, घर का जो वातावरण होता है, कहीं ना कहीं बच्चे पर प्रभाव बहुत ज़्यादा डालता है। तो अगर माँ बाप आजकल बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ बिजी हो जाती है, अगर दोनों ही वर्किंग है तो बच्चे पर ध्यान भी नहीं दे पाते, और ऐसे में अगर बच्चा 2 से 3 साल का हो चुका है और ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं है, पड़ोसियों से बातचीत भी नहीं करता है, तो यहाँ पर थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है माँ बाप को, और थोड़ा स्टेप लेने की भी ज़रूरत है शायद, कि हो सकता है कि ऑटिज्म जैसी बीमारी से उनका बच्चा जूझ रहा हो और कुछ कह भी ना पा रहा हो। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है और जब मैं डिटेल हिस्ट्री मैंने लिया है, तो मैंने कुछ हमेशा तो नहीं, अधिकतर फैमिलीज़ में और उन बच्चों में पाया है कि उनके वहाँ पे सोशल और एक तरह का कि पारिवारिक कुछ तनाव ज़रूर है वहाँ पे उस परिवार में। या तो वो पेरेंट्स में कुछ अनबन है, या पेरेंट्स में बातचीत नहीं हो पा रही, वो जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। उसी कारण से उस बच्चे पे जो प्रभाव आ रहा है वो आगे जाके ऑटिज्म का रूप ले रहा है। तो ये एक जो सोशल नेटवर्क और जो पारिवारिक परिस्थितियाँ और जो स्थितियाँ होती हैं उसमें अगर बदलाव आता है तो ये बहुत एक गंभीर रूप ले सकता है। और मैं इस प्रोग्राम से माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं, वो जो खासकर जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, जो बिज़ी पेरेंट्स हैं, वो विशेष तौर पर ये ध्यान दें जब आपका बच्चा कम उम्र का, क्योंकि वो जब स्कूल नहीं जा रहा, ज़्यादातर समय घर में बिता रहा है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप समय बिताएं। और मैं एक और सलाह देता हूं कि उनके साथ रात का समय जो होता है, जब बेड टाइम स्टोरीज़ का होता है, वो एक ऐसा समय होता है जब आप काफ़ी समय का मतलब उस समय आप अपने बच्चे के साथ व्यतीत कर सकते हैं और उस बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में बॉन्डिंग का भी एक इशू होता है जब पेरेंटल बॉन्डिंग अच्छी नहीं पाई जाती है। ठीक है डॉक्टर रोहित जी। डॉक्टर अनिमा, आपसे अगला सवाल है कि क्या ऑटिज्म को हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? रिसर्च के ऐसी कोई ज़्यादा रिसर्च सपोर्ट नहीं करती है ऑटिज़म के प्रिवेंशन पर, बट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑटिज़म को प्रमोट कर सकते हैं। सो उन फैक्टर्स को अगर हम कंट्रोल करें तो कुछ हद तक प्रिवेंशन तो मैं नहीं कहूँगी, बट ये कहेंगे कि उसके चांसेस ज़रा से कम हो सकते हैं। सो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो वह यह हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर अल्कोहल या स्मोकिंग का कंजम्पशन हो रहा है तो शायद उसके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दवाइयाँ टाइम से नहीं लेना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होना, ये सब कुछ फैक्टर्स है। एक और फैक्टर्स जो अभी ज़्यादा देखने में आ रहा है वह है एल्डरली प्रेगनेंसी। अगर 35 to 40 इयर्स के बाद की प्रेगनेंसी होती है तो 77% चांसेस बढ़ जाते हैं ऑटिज़म की संभावना, ऑटिज़म के होने के। बट ऐसा नहीं है हर मदर जो कि एल्डरली प्रेगनेंसी है उन सभी के बच्चों को ऑटिज़म होगा। सो प्रिवेंशन का सही रिसर्च तो ऐसी कोई भी नहीं है जो सपोर्ट करे कि ऑटिज़म इससे प्रिवेंट करा जा सकता है, बट हाँ इन सब फैक्टर्स को अगर हम ध्यान रखें तो हम इसके चांसेस कुछ प्रतिशत कम कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अनिमा जी। डॉक्टर रोहित, अगला सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगी कि एक देखिए जहन में सवाल लोगों के भी बार बार आ रहा होगा कि क्या ऑटिज़म वाकई कोई बीमारी है? क्या इसे बीमारी का दर्जा दिया जाता है? कह सकते हैं कि अगर किसी को ऑटिज़म है तो वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, क्या ये कोई एक लाइलाज बीमारी है या फिर इसका इलाज भी संभव हो सकता है? इसको एक बीमारी के रूप में ना लेके एक परिस्थिति के रूप में लें तो वो ज़्यादा अच्छा है कि एक प्रॉब्लम के रूप में लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर बीमारी के रूप में लेंगे तो वो इसके साथ एक स्टिग्मा एसोसिएटेड हो जाएगा। वो मैं नहीं चाहता और ना ही कोई और चाहेगा। तो इसको एक विशेष परिस्थिति के रूप में लें और उसको चैलेंज लेते हुए उसको समझें और उसको डील करें
तो उसमें ज़्यादा अपन को बेनिफिट रहेगा। और अगर उसके जो उसकी जो इलाज है वो मेनली जो थेरेपीज़ हैं वो जल्दी इनिशिएट हो जाएं तो उसमें काफ़ी बेनिफिट बच्चों को मिलता है। सर, तो इसके ट्रीटमेंट क्या कुछ हो सकते हैं? जैसे बच्चों को बोलने में अगर दिक्कत आ रही है, किसी को स्पीच थेरेपी अगर देनी हो, या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आंख नहीं मिला पाते हैं। कुछ बच्चे, जिस तरीके से आप बताएं, लक्षण ऐसे भी होते हैं कि लोगों की बातों को अनसुना कर देना, अपने ही माता पिता से थोड़ा बच्चे कट जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को किस तरीके से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं? कैसे उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी है वो जी सकते हैं बच्चे इस तरीके? जी हाँ, इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग एक एवेलुएट कराते हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। वो काफ़ी डिटेल एवेलुएशन करने के बाद वो एरिया जो डेफिसिट रहते हैं, जिनमें कमज़ोरी रहती हैं, उस पर फोकस करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ऑटिज़म के, वो काफ़ी हाई आईक्यू के होते हैं पर उनमें सोशल इंटरेक्शन की कमी रहती है, बिहेवियर इश्यूज रहते हैं, तो उसी पे फोकस करके अपन को उन पे मेहनत करनी पड़ती है। अब जो इलाज का जो और इसका ट्रीटमेंट का जो आपने सवाल मेरे से किया है, उसमें डिपेंड ये करता है कि उसमें कॉज क्या है। मेनली जो अगर उसके पीछे कोई डेफिनेट मेडिकल रीज़न है तो उसको अगर अपन दवाइयों से ट्रीट होता, पर ये इस प्रोग्राम से माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑटिज़म का जो मेन ट्रीटमेंट है वो थेरेपीज़ हैं। उसमें सबसे पहले स्पीच थेरेपी हैं जो अनिमा जी देती हैं, उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो होती है जिसमें अपन के बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स सिखाई जाती है, जिसमें कि बच्चा जो पेंसिल पकड़ना, लेस बांधना, चीज़ें छोटी छोटी जो फाइन फिंगर मूवमेंट्स होते हैं उसका, जिसमें उसका उपयोग आता है, वो स्किल भी डेफिसिट होती है तो उसमें उनको हेल्प मिलती है। उसके अलावा बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपीज़ होती हैं, वो दी जाती हैं। तो ये कुछ स्पेशल थेरेपीज़ हैं, ये दी जाती है। उसके अलावा मेडिसिन का जो रोल है वो तभी आता है जब ऑटिज़म के साथ कुछ और भी एसोसिएटेड है। जैसे कि इन बच्चों में ADHD बहुत होता है। ADHD कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को। ये एक एसोसिएशन है। OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर अपना एपिलेप्सी है, सीजर्स हैं, जिनको इन बच्चों में थोड़े नॉर्मल बच्चों से थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर इन चीज़ों का भी अगर अपन साथ ही साथ ट्रीटमेंट लेते हैं तो ओवरऑल जो बेनिफिट है, ओवरऑल जो उसका जो अपन को इलाज का जो फ़ायदा मिलेगा वो काफ़ी हद तक बेटर हो जाता है जब साथ साथ अपन थेरेपीज़ भी दें। और अगर जो और कुछ साथ में उसके एसोसिएटेड है, जिनको हम कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं, अगर उनका भी साथ में इलाज हो तो अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है थेरेपी का, वो काफ़ी हद तक बेहतर मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर रोहित, आप ये कह रहे थे कि अनिमा गोयल जी जो कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं और ऑडियोलॉजिस्ट भी हैं। मैम आप अनिमा जी ये ज़रा समझाएगा कि अगर बच्चा बोलने में असमर्थ है, किस तरीके से आप लोग उनको थेरेपी देते हैं कि वो अपने कम से कम मन की जो भावनाएं हैं वो अपनों को बता सकें? बिल्कुल। स्पीच थेरेपी जो होती है उसमें हम बच्चे के 3 एरियाज़ पर फोकस करते हैं। पहला है कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ पर, सेकंड है सोशल स्किल्स पर, मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या फिर किसी दूसरे की फीलिंग्स को समझना। थर्ड हमारा जो डोमेन रहता है जिस पे हम वर्क करते हैं वो होता है फीडिंग डिफ़िकल्टीज़। मतलब ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं उनमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी देखा जाता है। मतलब अगर आप कुछ उन्हें टेक्सचर मुंह में अगर वो खाते हैं तो उन्हें डिफ़िकल्टी होती है उसे समझने में या खाने में। तो फीडिंग चैलेंजेस भी हम स्पीच थेरेपी के अंदर वर्क करते हैं। अगर हम इन तीनों को थोड़ा और डिटेल में समझे कि कम्युनिकेशन में हम स्पीच थेरेपी में क्या करते हैं, तो जैसा कि सर ने बताया ऑटिज़म के बच्चे काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। कुछ बच्चे नॉन वर्बल होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं बोल पाते, कुछ बच्चे वर्बल होते हैं जो कि अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं बट स्टिल थोड़े चैलेंजेस वो कम्युनिकेशन में फेस करते हैं, जैसे कि कॉन्वर्जेशन को मेंटेन करना या कॉन्वर्जेशन को एंड करना, इनडायरेक्ट मीनिंग को समझना, ये सब चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं। सो हम थेरेपी में ये गोल लेते हैं। अगर बच्चा नॉन वर्बल है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, तो कुछ ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन बोर्ड का इस्तेमाल करना या फिर कुछ हाई टेक डिवाइसेस होती है वो हम टैब में डाउनलोड करके बच्चों को उस पर ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो अपनी वांट्स और अपनी नीड्स को कम्युनिकेट कर सके। और इमोशंस पे बच्चों को ट्रेन करा जाता है, सोशल स्किल्स पर ट्रेन करा जा सकता है। एंड फीडिंग वाइज कुछ मसाजेस के थ्रू
और कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू बच्चे के सेंसरी इश्यूज पर वर्क करा जा सकता है। ठीक है मैम। डॉक्टर रोहित, आपसे एक सवाल ये भी बनता है कि अगर आपका बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, लेकिन क्या वो स्कूल जा सकता है या नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई में आगे बढ़ सकता है? क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं, ऐसे बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो पढ़ाई में मन ना लगाते हो, लेकिन क्या ये दूसरे आर्ट में काम कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है क्या लेवल ऑफ ऑटिज्म है। अगर ये माइल्ड ऑटिज्म है तो वो जनरल मेन स्ट्रीम स्कूल में जा सकते हैं, पर इसमें अपन को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है वो अगर मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं तो उनको एक प्रेशर, एडिशनल प्रेशर फेस करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे वो चैलेंजेस मिलते हैं जो वो जिसमें कि वो हो सकता है कंफर्टेबल नहीं रहें, और उस कारण से उनका जो ऑटिज्म के फीचर्स हैं वो और प्रभावित हो जाएं। पर कुछ बच्चे अच्छा भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को ये परेशानी आती है। कुछ बच्चों को हमने ये देखा है कि जो स्कूल में गए तो उनका कम्युनिकेशन स्किल बड़ा अच्छा इम्प्रूव हुआ है, उनका सोशल स्किल्स अच्छे इम्प्रूव हुए हैं, क्योंकि वहाँ उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला, बच्चों के साथ खेलने का मौका मिला जो अभी तक वो जिसमें अभाव में जी रहे थे। तो वो ये सब मिलने के बाद उनमें काफ़ी चेंजेस आए और उनके जो स्किल्स थे वो इम्प्रूव हो गए। पर हाँ, अगर ये मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज्म है तो मैं ये अक्सर एडवाइस करता हूँ कि आप मेन स्ट्रीम स्कूल में ना जाएं। अपने देश में अनफॉर्चुनेटली स्पेशल एजुकेशन के बारे के लिए बहुत डेफिसिट हैं हम लोग। हमारे पास स्पेशल एजुकेशन स्कूल की सुविधा नहीं है। विदेशों में स्पेशल एजुकेशन स्कूल हैं जहाँ होते हैं, जहाँ पे इस तरह के बच्चे जाते हैं और उनको एक तरह की स्पेशल एजुकेशन दी जाती है और वो उनको भी साक्षरता के प्रति उनको भी काफ़ी हेल्प मिलती है। बिल्कुल सर, स्कूल तो अहम भूमिका निभाते ही, लेकिन अगर घर की बात करें, क्योंकि शुरुआत तो घर से ही होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है तो सबसे पहले आप उन माँ बाप को क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपने बच्चे की देखभाल करें? ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट छेड़ा है, क्योंकि ये हमारे अक्सर जो कम्युनिकेशन होता है पेरेंट्स के साथ, तो मैं उनको यही कहता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास आते हैं 1.5 या 2 साल की उम्र पे, जब उनको लगता है कि हाँ वाकई मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, आप बताइए हम क्या करना है। तो मैं उनको यही क्वेश्चन यही पूछता हूँ और उनसे यही उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये देखिए कि आपका बच्चा मेरे पास आया है 1.5 साल की उम्र पे, उसके बाद आप थेरेपी अगर जाते हैं तो वहाँ दिन में 1 या 2 घंटे के लिए जाते हैं, तो वो भी हफ्ते में 3 या 4 या 5 बार। उसके बाद आपका मेन टाइम कहाँ बीत रहा है, वो है परिवार के साथ, तो वो लगभग 22 घंटे आप समझ लीजिए। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपका परिवार ही बच्चे के लिए एक मेन थेरेपी सेंटर है। अगर वहाँ आप अच्छा एनवायरनमेंट लाएंगे, घर का मेंटल हेल्थ अच्छे रखेंगे, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और आपने अगर जो परेशानियाँ हैं वो आपस में डील करते हुए उनको बच्चे को भी प्रोत्साहन देंगे, तो काफ़ी एक बहुत मदद मिलती है बच्चे को थेरेपीज के साथ। बिल्कुल डॉक्टर रोहित। और डॉक्टर अनिमा जी, मेरा आपसे भी यही आखिरी सवाल होगा कि आप क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगी, और ये भी साथ में आखिरी सवाल है कि सरकार ने क्या कुछ ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए योजनाएं बनाई हैं जो आप बताना चाहें? बिल्कुल। सो मैं यही पेरेंट्स को यही सलाह देना चाहूँगी कि हम हमारे एनवायरनमेंट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ताकि बच्चे के लिए कम्युनिकेट करना थोड़ा इजी हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो हम मल्टी मोडालिटी अप्रोच का यूज़ करें, एक से ज़्यादा मोडालिटीज़ जैसे हम बोल रहे हैं, साथ साथ में अगर हम उस चीज़ का एक्शन भी अगर करते हैं तो बच्चे को विजुअली अगर हम वो चीज़ दिखाते हैं तो बच्चे के लिए उसे प्रोसेस करना इजी हो जाता है। बिकॉज ऑफ अटेंशन डेफिसिट, अगर आप लंबे सेंटेंसेस उनसे बात करेंगे तो उनका अटेंशन जा सकता है। तो आप सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करिए, क्लियर बोलिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। बच्चों के लिए हिडन मीनिंग को समझना मुश्किल हो सकता है। सो बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से, आप क्लियर कट उसे बोल के बताइए। जब आप बच्चे से बात कर रहे हैं, अगर वहाँ बहुत शोर है तो बच्चे के लिए प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो आप एक शांत एनवायरनमेंट में बच्चे से बात करें। सो यह कुछ टिप्स है जो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगी और उन्हें ये सब यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे के लिए
चैलेंजेस कम हो और वो इजीली अपनी नीड्स को बिल्कुल। कम्युनिकेट कर पाए। बिल्कुल अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पाए Yeah. और जो एक सामान्य जिंदगी हो सकती है बच्चों की अपने वातावरण के आसपास वो जी सके। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसके साथ ही डॉक्टर अनिमा गोयल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑटिज्म के बारे में ये पूरी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। इसके साथ ही हमारे इस खास प्रोग्राम आयुष्मान में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।